जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस मंच प्रमाथी क्लासेज पे। साथियों, हमने इतिहास की श्रृंखला शुरू की थी और उस इतिहास की श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे थे भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल वाले क्षेत्र में दो युद्ध किए, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। प्लासी और बक्सर के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने यहाँ बंगाल वाले क्षेत्र में अपने साम्राज्य का स्थापना कर ली थी। उसके बाद अंग्रेज यहाँ से ये मैसूर वाला जो क्षेत्र था यहाँ आते हैं, मैसूर के अंदर मैसूर के साथ युद्ध करते हैं, वहाँ फिर मैसूर में अपनी स्थापना कर लेते हैं साम्राज्य की। मैसूर के बाद में ये मराठे के पास युद्ध करते हैं और मराठों को हरा के यहाँ भी अपने साम्राज्य की स्थापना कर लेते हैं। इसी क्रम में ये आगे बढ़ते हुए लास्ट में जाके फिर यहाँ पंजाब जो वाला ये पंजाब वाला क्षेत्र है, पंजाब के साथ करते हैं। पंजाब के बाद में ये फिर इधर अवध वाला क्षेत्र पड़ता है और अवध के ऊपर अपना अधिकार कर लेते हैं। तो मैंने पिछले क्लासों के अंदर आपको बंगाल, मैसूर और मराठा इन तीनों की चर्चा कर दी थी और आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है पंजाब के अंदर ब्रिटिश शासन की स्थापना कैसे होती है उसकी। ठीक है, तो अगर श्रृंखला ये पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और अब हम शुरू कर रहे हैं, आप एक एक बिंदु को ध्यान से देखते जाना। देखो, मैं पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि अंग्रेजों को पंजाब के अंदर अपने साम्राज्य की स्थापना करने के लिए पंजाब के साथ भी इनको दो युद्ध करने पड़े। कौन कौन से युद्ध थे? एक तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था जो 1845 से 46 में चला था, और एक द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध था जो 48 से 49 तक चला था। समझ गए बात आप? अब देखो, युद्ध तो मान लिया हमने, युद्ध करके इन्होंने अंग्रेजों ने पंजाब पे अधिकार कर लिया, लेकिन इससे पहले पंजाब की क्या स्थिति थी एक बार उसकी चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी सी पंजाब की हिस्ट्री देख लेते हैं क्या थी। देखो, पंजाब की हिस्ट्री देखने के लिए आपको क्या करना है, पंजाब के अंदर सिख संप्रदाय था और ये जो सिख संप्रदाय था इसका शासन था पंजाब वाले क्षेत्र पे। तो इसकी स्थापना कैसे होती है ये भी चर्चा करते हैं। देखो, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक और प्रमुख गुरु थे वो गुरु नानक देव थे। कौन थे? गुरु नानक देव। ठीक है, अब गुरु नानक देव के बारे में कुछ जानकारी लें तो इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को नाना साहब के यहाँ हुआ था। मृत्यु कोई जरूरी नहीं है आपको याद रखना। और इन्होंने जो किया वो देखो, इन्होंने निःशुल्क भोजनालय की स्थापना शुरू की थी और जिसको क्या ये लंगर कहते थे, लंगर व्यवस्था शुरू की। मतलब जो ये निःशुल्क भोजनालय दिया जाता है इनके द्वारा, सिख धर्म के द्वारा अपने गुरुद्वारे में कोई भी जाके वहाँ भोजन कर सकता है बिना किसी चार्ज के, तो उसको ये लंगर बोलते हैं। तो इसको गुरु का लंगर बोला जाता है। तो ये लंगर व्यवस्था किसने शुरू की थी? गुरु नानक ने। बस ये बिंदु याद रखना और बाकी जन्म जन्म मृत्यु मृत्यु नहीं याद रखने। तो सिख धर्म के अंदर टोटल 10 गुरु हुए थे, कुल 10 गुरु हुए थे। और 10 गुरु कौन कौन से हैं उनकी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखो, कौन कौन से गुरु थे। जो सबसे पहले गुरु हैं वो कौन है? गुरु नानक देव है। गुरु नानक देव है, सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है। और ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। उसके बाद में जो गुरु आते हैं वो गुरु अंगद हैं। इनके टाइम में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वही देखेंगे हम। ये 10 गुरु हैं, 10 के 10 गुरुओं के जो महत्वपूर्ण बातें हैं इनसे संबंधित एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके एग्जाम में आ सकती हैं, उनकी ही बात करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। बाकी फालतू की बातें हम यहाँ आपसे चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहला गुरु गुरु नानक देव है। उसके बाद में दूसरा गुरु कौन है? गुरु अंगद है। गुरु अंगद ने क्या किया था? इनको लहना नाम से भी जाना जाता था, इनका नाम था लहना दूसरा। ठीक है, और ये गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता हैं। ये पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में, कई एग्जामों में, गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन है? तो गुरु अंगद। ठीक है, गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता गुरु अंगद ने गुरुलिपि बनाई थी। ठीक है, और लंगर व्यवस्था को इन्होंने स्थायी बना दिया था। शुरू किसने की थी? इसने। लंगर व्यवस्था बनाया किसने स्थायी? गुरु अंगद ने बना दिया। उसके बाद में तीसरे गुरु आते हैं, गुरु अमरदास हैं। कौन आते हैं? गुरु अमरदास। इन्होंने एक विवाह पद्धति चलाई थी जिसको लवन कहते थे। ठीक है, और अकबर से भेंट की थी और उसकी पुत्री बीबी भानी को दान दिया था। ठीक है, उसके बाद में 22 गिद्धाओं की स्थापना की थी इन्होंने। और चौथे जो गुरु आते हैं वो गुरु रामदास हैं। चौथे गुरु का नाम क्या है? गुरु रामदास है। ठीक है, गुरु रामदास के बारे में देखो, गुरु अमरदास के दामाद थे ये, और अमृत शहर का निर्माण इन्होंने करवाया था। अकबर द्वारा दान की गई 500 बीघा की जमीन के ऊपर ये अमृतसर का निर्माण होता है। प्रारंभिक नाम इसका रामदेसपुर नाम था अमृतसर का, और प्राकृतिक तालाब बनाया था यहाँ पे एक अमृतसर, जिसका आपको पता ही है अभी सिख धर्म में उसका महत्व बहुत है। पांचवें गुरु हैं अर्जुन देव के टाइम के रामदास के तीसरे पुत्र थे। गुरुपद और पैतृक माना जाता है इनको। धार्मिक ग्रंथ इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। इन्हें
ये आदि ग्रंथ क्या है, ये याद रखना है। आदि ग्रंथ ये सिखों का धार्मिक ग्रंथ है, जैसे हमारा गीता वगैरह चलता है ना, इस प्रकार से ये सिखों का एक धार्मिक ग्रंथ है आदि ग्रंथ। और इसका संकलन किसने किया था, अर्थात संकलन का मतलब लिखा था किसने, गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। ठीक है, इस धार्मिक ग्रंथ के अंदर, आदि ग्रंथ के अंदर 18 तो हिंदू भक्त थे, एक कबीर जी भी शामिल है, बाबा फरीद भी शामिल है, नामदेव भी हैं, रैदास जी, इस प्रकार के कई हैं कवि हैं, इन सब की वाणियाँ संकलित की गई थी इसके अंदर। ठीक है, अमृतसर तालाब के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया था इन्होंने, और मनसब प्रथा शुरू की, जिससे आय का 10वां भाग लिया जाता था। इनकी मृत्यु हो जाती है 1606 के अंदर, और शहजादे खुर्रम का विद्रोह करके जहांगीर ने इनको मृत्युदंड दे दिया था, अर्जुन देव को मृत्युदंड मिल गया था जहांगीर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में जो अगले गुरु आते हैं वो गुरु हरगोविंद आते हैं। हरगोविंद सिखों के सैन्य संगठन का रूप देते हैं, सिखों का एक सैन्य संगठन तैयार करते हैं, अकाल तख्त का निर्माण करते हैं, ये अमृतसर के अंदर किलाबंदी करते हैं, नगाड़ा बजाने की प्रथा शुरू करते हैं, और 2 तलवार बांधकर सिंहासन पर बैठने वाले गुरु थे। मतलब 2 तलवार बांध के सिंहासन पर बैठे थे, क्योंकि सिखों के अंदर ये लोग हैं, ये गुरु जो थे, सिख धर्म के जो गुरु थे, यही तो शासन कर रहे थे सिख वाले क्षेत्र में, तो शासन करने वाले यही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जो 7वें नंबर के गुरु हैं वो गुरु हर राय हैं। इनके टाइम पे दारा सिखों को आशीर्वाद दिया गया था इनके द्वारा। और उसके बाद में 8वें गुरु हैं हरकिशन है, औरंगजेब से इन्होंने भेंट की थी, कोई ज़्यादा काम की नहीं है। गुरु तेग बहादुर के देखो, औरंगजेब ने इनको शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मरवा दिया था। ठीक है, फांसी दे दी थी। उसके बाद में अगले जो 10वें गुरु हैं ये गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु हैं, 10 ही गुरु हुए थे सिख धर्म के अंदर। उसके बाद में ये गुरु वाली जो प्रथा थी वो खत्म कर दी गई थी इनके द्वारा। ठीक है, गुरु गोविंद 10वें गुरु थे। इनका जन्म पटना में हुआ था, 66 में। सच्चा पातशाह कहा जाता है इनको, और इन्होंने पंचककार की शुरुआत की थी। पंचककार का मतलब सिख धर्म के अंदर केस, कंगा, कृपाण, कच्छा, कड़ा, पंचककार हो गए ना, कै ककार वाले, से कैसे शुरू हो रहे हैं, इसलिए इनको पंचककार बोलते हैं। केस, कंगा, कृपाण, कच्छा, काड़ा, कड़ा, कड़ा जो हाथ में पहनते हैं वो। तो आपने देखा होगा कि सिख धर्म के लोग केस भी रखते हैं, बाल कटवाते नहीं हैं। कंगा, वो हर टाइम जेब में कंगा रखेंगे अपने। कृपाण धारण करके, कृपाण का एक तलवार सी होती है छोटी सी, वो रखते हैं। कच्छा पहन के रखते हैं वो। ठीक है, उसके बाद में कड़ा भी हाथ में पहन के रखते हैं। तो ये सिख धर्म के जो गुरु गोविंद सिंह थे, इन्होंने बताया था कि भाई सिख धर्म के अंदर ये 5 व्यक्ति के पास होनी चाहिए हर टाइम। ठीक है, उसके बाद में सिंह शब्द दिया था इनके पुत्र थे फतेह सिंह, जोरा सिंह थे, और उनको मुगल वजीर खां द्वारा हत्या कर दी गई थी। इतना ही काम है, इतना ये ध्यान रखना है ना, पंचककार वाला। ठीक है, उसके बाद में जो गुरु गोविंद सिंह थे, इसके बाद में गुरुओं की प्रथा थी ये खत्म हो जाती है इनकी। और ये प्रथा खत्म होने के बाद में यहाँ बंदा बहादुर आते हैं, वो शासन करते हैं। अभी मैं बताता हूँ, देखो एक बार। गुरु गोविंद सिंह के टाइम में खालसा पंथ की स्थापना होती है, गुरुवाणी की शुरुआत होती है। इनकी मृत्यु ये महाराष्ट्र नांदेड़ में हो जाती है, अफगानी द्वारा मुगल का द्वारा इनकी हत्या हो जाती है। ठीक है, ये छोड़ो, इतना ही काम किया है। इसके बाद में क्या होता है, गुरु गोविंद सिंह के बाद में 10 गुरु हुए थे, 10 अंतिम गुरु ये थे। अंतिम गुरु इनके थे ये गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह के बाद में कोई इन गुरु का नियुक्ति की नहीं गई है सिख धर्म में। और बाद में जो शासन था वो व्यक्ति करने लगे थे। उस व्यक्ति का नाम क्या था, एक बंदा बहादुर नाम का व्यक्ति था, यहाँ शासन करता था, करना शुरू करता है। कहाँ पे, जो सिख वाला क्षेत्र था पहले गुरु करते थे उसी क्षेत्र पे। ठीक है, क्योंकि गुरु प्रथा को यहाँ बंद कर दिया गया है यहाँ के। इनका जन्म पुंछ में होता, मूल नाम लक्ष्मण है। गोविंद सिंह को कोई काम की चीज़ें नहीं है अभी आपके। ये राजधानी बस बना देना, राजधानी इन्होंने लोहागढ़ को राजधानी बनाई थी। और गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह के नाम के इन्होंने सिक्के चलाए थे। सादरा मुगल सैनिकों को मारा था इन्होंने, और कतलगढ़ी के अंदर इनको ये मारा था। और मृत्यु इनकी हो जाती है नांगल के अंदर, कोई काम की नहीं है। बादशाह फरूख सिंह द्वारा इनकी मृत्यु करवा दी जाती है, ये भी कोई काम की नहीं है। उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह, अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की है, लास्ट वाले गुरु थे, 10वें गुरु हैं। इन्होंने बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। नांदेड़ नामक स्थान पर इनकी हत्या करवा दी जाती है। बंदा बहादुर फिर यहाँ का शासक बनता है, और सच्चा बादशाह कहलाने वाले हैं। 5 ककार चलाए थे इन्हें। ठीक है, उसके बाद में बंदा बहादुर की मैंने अभी चर्चा कर दी है। बंदा बहादुर कौन था, बंदा बहादुर को क्या है, फर्रुख शेर के आदेश पर 1716 में मृत्युदंड दे दिया गया था। और बंदा बहादुर को मृत्युदंड देने के बाद में पूरा जो सिख साम्राज्य था, मतलब सिख वाला जो क्षेत्र था जहाँ पे सिखों का राज था, वो क्षेत्र छोटे छोटे दलों में विभाजित हो गया। अब ये छोटे छोटे दल कितने बन गए थे, 12 दल बन गए थे। और इन 12 दलों को मिशल कहा जाता था। इनको क्या कहते थे, 12 टुकड़े हो गए एक तरह से पूरे साम्राज्य के। तो इन 12 टुकड़ों को मिशल कहा गया था। ठीक, क्या कहते थे, मिशल कहते थे। तो पूरा साम्राज्य क्या 12 मिसलों में बट गया था। ठीक है, और इन मिसलों को मिलाकर कपूर सिंह ने एक दल खालसा का निर्माण भी किया था, दल खालसा। ठीक है, प्रमुख दल मिसल या फिर दल या मिसल कौन थे, देखो एक बार मैं बता देता हूँ कौन कौन से 12 मिसल थे। उनमें एक तो
अहलुवालिया था, निशान वाला था, और इसका इनके संस्थापक भी बता देंगे हम। पुलकिया था, रामगढ़िया था, सकुरचुकिया था। ये आपको ध्यान रखना है, सकुरचुकिया ध्यान रखना है, बस यही महत्वपूर्ण है। सकुरचुकिया का जो संस्थापक है महाराणा रणजीत सिंह थे, और एक इस सकुरचुकिया का जो संस्थापक है वो तो है चरत सिंह, और इसी सकुरचुकिया के अंदर एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं हम थोड़ा सा सकुरचुकिया की बात करेंगे हम तो, क्योंकि यही महत्वपूर्ण है, महाराणा रणजीत सिंह को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखो 12 मिसल थी पंजाब की, 12 मिसलों के अंदर एक मिसल है जिसका नाम है सकुरचुकिया, और सकुरचुकिया का जो शासक है उसका नाम है महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, इनके जन्म की बात करते हैं। सकुरचुकिया के मिसल मुखिया के यहाँ पे इनका जन्म होता है। अत्यंत निपुण शासक थे और साम्राज्य विस्तार के बहुत ज़्यादा प्रबल लालसा रखने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, 1798 में इन्होंने दुरानी शासक जानजा की सहायता की थी और लाहौर को अपने क्षेत्र में मिला के वहाँ राजधानी स्थापित कर ली। लाहौर में इन्होंने अपनी राजधानी बना ली। ठीक है, उसके बाद में देखो 1799 में इन्होंने अमृतसर को धार्मिक राजधानी बना लिया अपनी, और 1809 के अंदर अंग्रेजों के साथ इन्होंने अमृतसर की संधि की थी। अमृतसर की संधि करने का कारण ये था क्योंकि अंग्रेजों को भी फ्रांस के आक्रमण का डर था और इसको भी था, इसलिए इन दोनों ने मिलकर अमृतसर की संधि कर ली। इस संधि के अंदर क्या हुआ, सतलज नदी को अपनी दोनों की सीमा मान लिया। देखो सीमा मानने का मतलब ये है, आप ऐसे देखो, ऐसे इस प्रकार से ये भारत का नक्शा है। ठीक है, इतना ही समझो आप। तो ये वाला जो क्षेत्र था ये था पंजाब, सिखों वाला क्षेत्र। ठीक है, इधर से नदी बहती है सतलज, सिंधु के बाद में इधर आती है, सिंधु के बाद में सिंधु की सहायक नदी सतलज। तो सतलज नदी को इस वाला जो इस साइड का जो क्षेत्र है सतलज नदी का, ये तो था अंग्रेजों का, और इस वाला जो इस साइड वाला जो क्षेत्र है ये बन गया था इनका महाराणा रणजीत सिंह का। ऐसे इनकी संधि हो गई थी कि भाई सतलज नदी के इस साइड का क्षेत्र अंग्रेजों के दिन रहेगा, इस साइड का क्षेत्र ये रणजीत सिंह के दिन रहेगा। ठीक है, तो अमृतसर की संधि हो गई। उसके बाद में देखो क्या होता है, अफगान शासक शाह शुजा ने कोहिनूर हीरा दिलवा दिया था इनसे। अफगान शासक था शाह शुजा से इनको कोहिनूर हीरा था भारत का, आपको पता है, ये इनको दिला दिया गया था। ठीक है, और इनके टाइम पे कुछ महत्वपूर्ण काम देख लेते हैं, इनकी शासन व्यवस्था देख लेते हैं। शासन व्यवस्था के अंदर देखें तो महान वेतन पद्धति चलाई थी, महीना वेतन पद्धति चलाई थी इन्होंने। राज्यों को सरकार एक खालसा का नाम दिया गया था। अपने जो राज्य था इसको महाराजा रणजीत सिंह का, उसको इन्होंने क्या कहा था, सरकार एक खालसा। ठीक है, और दीनानाथ इनका वित्त मंत्री था और फरीक अजीमुद्दीन इनका विदेश मंत्री था। ये ध्यान रख लेना आप। सेना, इन्होंने सेना, देखो ये बिंदु बहुत ही जरूरी है, इनको ध्यान से देखना है। सेना थी इनके पास, किसके पास, रणजीत सिंह के पास। तो दो प्रकार की सेना थी, एक तो फौज ए खास थी, फौज ए खास नियमित सैनिक होते थे, और एक फौज ए बेकवायद था। बेकवायद ये अनियमित सेना होती थी। फौज ए खास क्या थी, नियमित सेना, और फौज ए बेकवायद ये अनियमित सेना होती थी। और इन्होंने सैन्य प्रशिक्षण भी दिया था, सेना को प्रशिक्षण दिया था, पैदल सेना को और घुड़सवार वाले सेना को। कौन देते थे, फ्रांसिस एल्वाडो, ये इनके सेना प्रशिक्षण देने वाले थे। कथन की बात करें, इनका कथन था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए मुझे दूसरी आंख की रोशनी छीन ली। एक आंख की रोशनी नहीं थी इनके लिए, इनके अंदर, इसलिए ये कहते हैं कि भाई ईश्वर की कृपा है कि ताकि मैं एक ही आंख से सब धर्मों को बराबर देख सकूँ, इसलिए मेरे से एक आंख छीन ली गई। मृत्यु हो जाती है 1839 को, और अयोग्य उत्तराधिकारी जिनका नाम था दलीप सिंह, वो यहाँ शासन करने लग जाते हैं। महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और वहाँ पे इसी का उत्तराधिकारी था दलीप सिंह, वहाँ इसका शासन स्थापित हो जाता है। किसका, दलीप सिंह का। ये कौन था, दलीप सिंह था महाराणा रणजीत सिंह का बेटा, छोटा बेटा था। इसकी महारानी थी जिंद कौर का छोटा बेटा, छोटी महारानी थी जिंद कौर, उसी का बेटा ये दलीप सिंह है। तो दलीप सिंह शासन करने लग जाता है कब, जब महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो रणजीत सिंह बहुत योग्य शासक थे, पूरे साम्राज्य को बांध के रखने वाले शासक थे, तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं आती। अब ये दलीप सिंह इस साम्राज्य को बांध नहीं पाता है, इससे क्या होता है कि यह साम्राज्य के अंदर, पूरे साम्राज्य के अंदर सेना अलग विद्रोह करना शुरू कर देती है, राजा अलग से काम कर रहा है, तो अव्यवस्था फैल चुकी थी। ठीक है, अव्यवस्था फैल चुकी थी। इस अव्यवस्था से परेशान हो गए थे अंग्रेजों को व्यापारिक नुकसान हो रहा था, और अंग्रेज वैसे चाहते भी थे कि भाई सिख वाले जो क्षेत्र है इसके ऊपर हम साम्राज्य की स्थापना कर लें, इसके ऊपर हम अधिकार कर लें। तो ये अव्यवस्था फैला दी, और यहाँ के जो सैनिक थे, सिख सैनिक थे, वो विद्रोह कर देते थे हर बात पे, तो अंग्रेजों को वैसे ही परेशान कर देते। अंग्रेजों को परेशान करने की वजह से अंग्रेजों ने क्या किया, युद्ध कर लिया, सिखों के साथ युद्ध हुआ। और दो सिख युद्ध होते हैं, प्रथम अंग्ल सिख युद्ध होता है, दूसरा सिख युद्ध होता है। प्रथम तो होता है 1845 से 1846 के बीच में, और दूसरा आता है 48 से 39
49 के 1849 तक ही होता है शायद, आगे देखेंगे वो एग्जैक्ट डाट याद है नहीं। समझ गए। अब हम बात करते हैं महाराजा दलीप सिंह की। महाराजा दलीप सिंह अल्पवयस्क था और अल्प आयु में ही ये क्या है, शासक बनता है, लेकिन इसकी संरक्षिका थी इसकी माँ, जिनका नाम था महारानी जिंद कौर। ठीक है। चिलियावाला का युद्ध होता है जिसके अंदर डलहौजी शामिल थे। चिलियावाला युद्ध अंग्रेजों के साथ होता है, डलहौजी इसके अंदर शामिल थे। और प्रथम और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हो जाते हैं इसके बाद में, क्योंकि मैंने ये बताया आपको महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में दिलीप सिंह शासन करने लगते हैं, लेकिन दिलीप सिंह अयोग्य थे और ये महारानी इन जो जिंद कौर है इनकी संरक्षिका थी। लेकिन यहाँ अव्यवस्था फैल जाती है, सैनिक विद्रोह करना शुरू कर देते हैं, सैनिक उत्तम धाड़ मचाना शुरू कर देते हैं राज्य के अंदर, जिससे अंग्रेज परेशान हो जाते हैं। इसलिए अंग्रेजों को क्या करना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है। अंग्रेजों को सिखों के साथ युद्ध करना पड़ता है और 2 सिख युद्ध होते हैं, 2 सिख युद्ध होते हैं। उसके बाद में अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है इसके अंदर। ठीक है। ये सिख युद्ध आगे हम चर्चा कर लेते हैं, एक बार यहाँ थोड़ा सा और देख लो। अब क्या होता है, सिख युद्ध हो गए, सिख युद्ध होने के बाद में क्या किया, अब अंग्रेजों का अधिकार हो गया पंजाब के ऊपर, पंजाब पे अधिकार हो गया। तो 1849 को 1849 को अब पंजाब के ऊपर शासन करना है। किसको करना, अंग्रेजों को। तो शासन करने के लिए डलहौजी ने 3 लोगों की एक परिषद बनाई ताकि वो पंजाब पे शासन कर सके। उस परिषद का जो अध्यक्ष था वो कौन था, सर हेनरी लॉरेंस था। कौन था, सर हेनरी लॉरेंस इसका अध्यक्ष था। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना है ऐसी चीज। ठीक है। और दलीप सिंह को क्या कर दिया भाई, दलीप सिंह को हार तो गया दलीप सिंह, लेकिन ऐसे है अंग्रेज उनको पेंशन दे देते। हर राज्य के जितने भी शासक थे उनको पेंशन पे बिठा लेते थे। दलीप सिंह को पेंशन दे के अपने पास बिठा लिया। कितने, 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन देके इनको बिठा दिया। और फिर लास्ट में दिलीप सिंह ने क्या किया, ईसाई धर्म भी अपना लिया था। दिलीप सिंह ने क्या, ईसाई धर्म अपना लिया। ठीक है। और कोई ने जो हीरा था जो महाराणा रंजीत सिंह को मिला था उसको इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को वापस दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया। और फ्रांस में इनकी मृत्यु हो जाती है और इंग्लैंड में इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। समझ गए। एक बार अब अंग्ल सिख युद्ध की मैं चर्चा करूंगा, उससे पहले मैं जिंद कौर की चर्चा कर देता हूँ। अभी मैंने जिंद कौर की चर्चा की थी, बताया था बीच में। तो ये कौन थे इसकी देख लो एक बार। महारानी जिंद कौर कौन थी, महारानी जिंद कौर थी ये साम्राज्य की संरक्षिका थी, क्योंकि दिलीप सिंह की माँ थी और इसी का संरक्षण यही कर रही थी। ये जो महाराजा रणजीत सिंह थे उनकी छोटी पत्नी थी या छोटी महारानी थी, ऐसी बात, एक ही बात है। महारानी कहेंगे, पत्नी नहीं कहते सब, तो महारानी थी, पत्नी थी, एक ही बात है। अंतिम महाराजा दलीप सिंह थे और उन्हीं के पुत्र थे। किसके, इनके जिंद कौर के तो पुत्र हैं दिलीप सिंह, मैंने बता दिया। ये तो सौंदर्य वगैरह से प्रसिद्ध थी और रानी जिंदा इसलिए कहलाती है, अंग्रेजों से डरती नहीं थी। उनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या था कि ये अंग्रेजों से नहीं डरते थे। अंग्रेजों ने उनको पंजाब का मैसालिना कहा और इनको विद्रोह को दबाना बहुत ज़रूरी मानते थे। अंग्रेज चाहते थे भाई इसके विद्रोह को दबाना बहुत ज़रूरी है। समझ गए। इस प्रकार से ये आपकी बातें होगी। अब मैं थोड़ा सा आंग्ल सिख युद्ध की बात कर लेता हूँ। आंग्ल सिख युद्ध हुए थे 2, क्यों हुए थे कारण बता देता हूँ, उसके क्या प्रभाव हुए थे थोड़ा सा वो प्रभाव बता लेता हूँ। जो जरूरी चीज़ें हैं वही बता रहा हूँ मैं आपको। प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1845 से 46 में। इस टाइम पे अंग्रेज जो अधिकारी था वो कौन था, जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक है। और भारत के जो प्रधान सेनापति कौन था, वो लॉर्ड गफ था। भारत में अंग्रेजी सेना थी उसका प्रधान सेनापति कौन था, लॉर्ड गफ था। ठीक है। इधर कारण क्या था इसका युद्ध, मतलब आंग्ल सिख युद्ध का कारण क्या था, महारानी जिंद का राजनीतिक महत्वाकांक्षा था। महारानी जिंद क्या चाहती थी कि ये पूरे साम्राज्य पे अपना राज्य स्थापित करना चाह रही थी ये भी खुद, और अंग्रेज इसको रोकना चाह रहे थे, अंग्रेज इसको दबाना चाह रहे थे। दोनों का तनातनी के अंदर ये युद्ध हो जाता है। अंग्रेजी सरकार और जनरल ब्रांड फुट की कूटनीतिक चाल भी थी कि भैया इसके ऊपर अधिकार करना चाह रहे थे, इसलिए युद्ध हो जाता है। परिणाम क्या होता है कि लाहौर की संधि होती है एक बार तो, और फिर भैरोवाल की संधि होती है। लाहौर की संधि होती है, भैरोवाल की संधि में क्या होता है आपके लिए कोई ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। ठीक है। वही है, सतलज नदी के पार का क्षेत्र दे दिया गया था। सतलज नदी का जो पार का क्षेत्र था वो अंग्रेजों को दे दिया गया था, और 1.5 करोड़ का युद्ध हर्जाना वगैरह इस प्रकार से। ये अभी आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। परिणाम बता दिया कि भाई लाहौर की संधि है, बस इतना ही ध्यान रखना है ना, भैरोवाल की संधि होती है। मैं तो बिंदु इसके अंदर मुद्दे ये भी कोई काम की नहीं है। द्वितीय युद्ध होता है 1848 से 49 के अंदर। 49 वही डेट थी मैंने जो बताया था पहले। ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था और चार्ल्स नेपियर लॉर्ड गफिया का सेनापति था। अंग्रेजी जिंदन के साथ जो रानी जिंद थी उसके साथ अंग्रेज दुर्व्यवहार कर रहे थे। लाहौर के भैरोवाल के अपमानजनक संधि हुई थी, ये जो पहले संधि की थी ये भैरोवाल की संधि, इस संधि मान्य नहीं हो रही थी रानी को। ठीक है। और पंजाब की जनता, मुल्तान के गवर्नर अधिकारियों आदि इनके द्वारा इनके अंग्रेजों की हत्या कर दी थी, और ब्रिटिश रेजिडेंट बेफरी क्यूरी ने गवर्नर के अध्यक्ष को किया था। ये
अपदस्थ कहते हैं, कोई काम की नहीं है, छोड़ो। अब क्या होता है देखो, लॉर्ड डलहौजी ने चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि भाई दूसरा अंग्ल मैसूर युद्ध होता है तो ये अंग्रेजी राज्य में मिला दिया जाता है। किसको? पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। और पंजाब के अंदर प्रशासन करने के लिए एक 3 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष किसको? हेनरी लॉरेंस को बना दिया गया। और महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 की वार्षिक पेंशन के ऊपर इसको एक पेंशन भोगी बना के रख दिया गया था। ठीक है, इसका मतलब इतना ही आपको समझना है। आंग्ल मैसूर युद्ध यहाँ खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में अब जो बचता है, एक और क्षेत्र बचता है, वो अवध वाला क्षेत्र बचता है। अवध में देखो कैसे अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार होता है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। फिर अंग्रेजों का जो साम्राज्य विस्तार वाली बात थी वो कंप्लीट हो जाएगी, हम अगले अध्याय पे चले जाएंगे फिर। ठीक है, अंग्रेजों ने अवध में अपने शासन की स्थापना कैसे की, इसके लिए आपको अवध की जो लोकेशन है वो ध्यान में रहनी चाहिए। अवध की लोकेशन ये है, और अवध पश्चिम में कनौज से लेकर पूर्व में कर्मानासा नदी तक फैला हुआ था। मराठों और अंग्रेजों के बीच में अवध एक बफर जोन का काम कर रहा था। बफर जोन का मतलब भाई सुरक्षा का काम कर रहा था। देखो, मराठे थे ये और ये अंग्रेज थे, इन दोनों के बीच में तनातनी चलती रहती थी। तो इसके बीच में आ गया अवध। अब इसका मतलब बीच में अवध आने की वजह से अब इनकी सुरक्षा हो रही है ना, अंग्रेजों की सुरक्षा हो रही है मराठों से, तो इसको इसलिए बोलते हैं बफर जोन। तो ये बफर जोन के रूप में काम कर रहा था, और ये चाहते थे अंग्रेज कि ये बफर जोन के रूप में ही काम करे, नहीं तो ये कब के इसको मिला चुके होते। लेकिन ये बफर जोन के रूप में बना के रखना चाह रहे थे इसको, समझ गए। आगे चलते हैं थोड़ा सा इसके अंदर अवध के प्रमुख नवाब वगैरह की बात करते हैं। थोड़े बहुत नवाब देखने हैं हमें, इनके बारे में कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं है। नवाबों को याद करना कोई ज़रूरी नहीं है आपको। देखो, सबसे पहला जो था वो याद रख लो, कौन था? सादत अली खान था। सादत अली खान था अवध का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने उपाधि धारण की थी, बुरहान मुल्क की उपाधि धारण की थी, और फैजाबाद को इन्होंने राजधानी बना लिया था। सफदरजंग खां आते हैं, उसके बाद सुजाउद्दौला आते हैं, आसम उद्दौला, सादत अली खान, गाजीबद हैदर अली आते हैं, वाजिद अली शाह आते हैं। ये इनके अंदर जो महत्वपूर्ण है उनकी मैं चर्चा यहाँ कर देता हूँ। देखो अब देखो, पहला जो था सादत अली खान था, प्रथम शासक था, बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है इनको। और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में इनको बयाना का सूबेदार नियुक्त किया था। उसके बाद में शहीद बंदों के विरुद्ध षड्यंत्र में इन्होंने मदद की थी, अतः इसको अवध का स्वतंत्र सूबेदार नियुक्त कर दिया गया था 1722 के अंदर। 1723 में इन्होंने अवध में नया राजस्व बंदोबस्त लागू कर दिया, और 1739 के अंदर इन्होंने जहर खा लिया और जहर से इनकी आत्महत्या हो गई थी। ठीक है, ये बात हो गई सादत अली खान की। उसके बाद में जो तीसरे शासक आते हैं वो सुजाउद्दौला आते हैं। सुजाउद्दौला क्या थे? सफदरजंग के पुत्र थे। सुजाउद्दौला सफदरजंग के पुत्र थे, और इनके टाइम पे, सुजाउद्दौला के टाइम पे 2 महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं। कौन से हैं उनकी बात करते हैं। एक तो पानीपत का युद्ध होता है, किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो इसने, सुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था, मराठों का नहीं दिया। क्यों नहीं दिया मराठों का? पता ही है, मराठों की नीतियाँ ऐसी थी कुछ। तो इसने क्या किया सुजाउद्दौला ने? अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था पानीपत की तृतीय लड़ाई के अंदर। दूसरा, बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों के साथ। बक्सर का युद्ध किसके साथ हुआ था? अंग्रेजों के साथ। अब अंग्रेजों का साथ जो बक्सर का युद्ध होता है वो किसके बीच में होता है? बंगाल के और अंग्रेजों के बीच में। लेकिन मैंने बताया था बक्सर के युद्ध में बंगाल की तरफ से एक सेना थी, संयुक्त सेना थी, वो लड़ती है। कौन कौन थी संयुक्त सेना? एक तो अवध के नवाब सुजाउद्दौला, वो यही सुजाउद्दौला है, ये जाते हैं। दूसरा, उधर से दिल्ली का शासक आता है, मुगल शासक था शाह आलम, वो आता है। और एक आपको पता है बंगाल का शासक था कासिम, मीर कासिम, तो वो था। इन तीनों ने मिलकर लड़ाई की थी और बक्सर के युद्ध में हार जाते हैं। बक्सर के युद्ध में ये हार जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं। तो फिर परिणाम इसका मैंने बताया था, इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी। तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके साथ हुई थी? सुजाउद्दौला के साथ हुई थी। उस संधि में क्या किया गया था? इलाहाबाद, अंग्रेजों को इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र मिल गया था। क्यों मिल गया था? क्योंकि सुजाउद्दौला से छीनकर ये इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र किसको दे दिया गया था? मोहम्मद शाह को दे दिया गया था। ठीक है, अब मोहम्मद शाह क्या था? अंग्रेजों के अधीन था, इसलिए ये किनको मिल गए? अंग्रेजों को मिल गए थे। ठीक है, उसके बाद में चुनार का जो दुर्ग था वो अंग्रेजों के अधीन आ गया, और इन्होंने कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी इस संधि के माध्यम से। कहाँ पे? अवध के अंदर इलाहाबाद की संधि के द्वारा इन्होंने कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। ये आपकी होगी इलाहाबाद की संधि। 1773 की बात है। फिर बनारस की संधि होती है। बनारस की संधि किसके बीच में होती है? बस आप वारेन हेस्टिंग के और सुजाउद्दौला के बीच में होती है। वारेन हेस्टिंग और सुजाउद्दौला के बीच में होती है। क्या होता है इस संधि के अंदर? इसके अंदर सुजाउद्दौला ने क्या किया? 50 लाख रुपए दिए अंग्रेजों को और इलाहाबाद को वापस ले लिया। इलाहाबाद और जो कड़ा का क्षेत्र ये था, ये दिया था वापस, इसको वापस ले लेते हैं 50 लाख रुपए के अंदर। ठीक है, यहाँ तक की बात हो जाती है हमारी
इनकी। उसके बाद में जो अगले शासक हैं वो हैं आसफ उदौला। आसफ उदौला की बात करें तो हेस्टिंग के साथ फैजाबाद की संधि होती थी, बनारस पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है इनके टाइम पे, और बेगम के साथ दुर्व्यवहार किया था इन्होंने, इसलिए इनके ऊपर महाभियोग चलाया था। ठीक है। लखनऊ में बिना स्तंभ वाले इमाम बाजे का इन्होंने निर्माण कराया। राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर लेते हैं, लखनऊ में अपनी राजधानी बना लेते हैं, फैजाबाद से लखनऊ ले आते हैं। उसके बाद में सादत अली खान आते हैं। सादत अली खान द्वितीय हैं। सादत अली खान की बात करें तो शुजाउद्दौला का पुत्र था। 1801 में विलेजली से इसने सहायक संधि कर ली थी और राजा की उपाधि धारण की थी, और इलाहाबाद को अंग्रेजों को सौंप दिया। इसने क्या किया? इलाहाबाद अंग्रेजों को सौंप दिया। उसके बाद में अगले शासक हैं गाजी उस्मान हैदर अली खान। ये सादत द्वितीय के पुत्र थे, और हेस्टिंग के टाइम में 1815 में बादशाह की उपाधि धारण की थी इन्होंने। अब देखो वाजिद अली शाह की बात करते हैं। अवध का अंतिम नवाब था। जेम्स आउटमैन की रिपोर्ट, इसके टाइम में क्या होता है, जेम्स आउटमैन की रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि अवध के अंदर शासन सही नहीं चल रहा है। शासन सही नहीं चल रहा मतलब कुशासन है, और कुशासन का आरोप लगाया जाता है अवध के ऊपर, और कुशासन के आरोप के आधार पर अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है। ये बात है 1856 की। तो ये पूछा जाएगा एग्जाम में, पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है बहुत बार, डेफिनेटली पूछा जाएगा, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा कि भाई अवध का कौन से राज्य का अंग्रेजों ने कुशासन के आधार पे अपने अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था, तो अवध है कुशासन के आधार पे। बाकी पूछा जाएगा सतारा को कैसे मिलाया गया था, हैदराबाद को, झांसी को, उत्तराधिकारी का जो नियम बनाया था, सहायक संधि थी, इन सब की वो मैं आगे चर्चा कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद में देखो परिणाम क्या होता है, अंग्रेजी राज्य में विलय हो जाता है, और ये एक अनैतिक था। अंग्रेजी राज्य में इस प्रकार अवध का मिलाना बहुत अनैतिक था, तो सैन्य विद्रोह हो जाते हैं यहाँ पे। ये अनैतिक था इसलिए यहाँ क्या होते हैं, सैनिक विद्रोह हो जाते हैं, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को यहीं से जन्म मिलता है। 1857 की जो क्रांति होती है वो यहीं से प्रफुल्लित होती है। इस प्रकार के बहुत सारे और भी कारण थे जिनसे 1857 की क्रांति जन्म ली थी। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर मैंने आपको ये बता दिया है कि अंग्रेजी राज्य का या फिर ब्रिटिश राज्य का साम्राज्य विस्तार किस प्रकार से होता है। सबसे पहले बंगाल से शुरू होता है। ये देखो बंगाल से शुरू करते हैं, बंगाल के बाद में ये मैसूर वाले क्षेत्र में आते हैं, मैसूर के बाद मराठों के पास जाते हैं, मराठों पे अधिकार करते हैं, मराठों के बाद में ये फिर जाते हैं, यहाँ पड़ता है सिंध वाला क्षेत्र, सिंध वाले क्षेत्र में जाते हैं, सिंध के बाद में ये आ जाते हैं यहाँ अवध के अंदर, अवध को अपने अधीन कर लेते हैं। समझ गई बात? यहाँ तक की चर्चा कंप्लीट हो गई है। अब मिलते हैं हम जल्दी ही अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो के अंदर। अगर श्रृंखला पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो डेफिनेटली आपके RS एग्ज़ाम, राजस्थान पटवारी और राजस्थान के अंदर SI का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, और UPSC के अंदर जो PT आएगी, PT का जो पेपर होता है उसके अंदर बहुत सारे तथ्य हिस्ट्री से आते हैं, और वो अगर तथ्य आपको पता है तो आप एलिमिनेट वगैरह करा के PT के अंदर भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण है इन सब एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसके अंदर बने रहें, लगातार देखते रहें। एक दो बार जो भी आपको जब भी जितनी बार ज़रूरत है उतनी बार इसको रिवाइज करके आप अपने एग्ज़ाम के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए अपनी सफलता को अर्जित कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। धन्यवाद।